नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं अजीत अंजुम। कभी तिलक, कभी त्रिपुंड, कभी टीका, कभी गंगा स्नान, कभी पूजा पाठ, तो कभी मुस्लिम टोपी और चारों तरफ से चमकते कतारबद्ध कैमरे। और फिर शाम को 50 मिनट के भाषण के बाद बनारस से चुनाव लड़ने का ऐलान। यही है काशी की केजरीवाल कथा का सारांश। आज ऐसा लगा जैसे एक ही दिन में अरविंद केजरीवाल टीवी कैमरों के साथ कर्मकांडों का नया कीर्तिमान बना देंगे। ताज्जुब तो यह भी है कि बेनियाबाग में केजरीवाल जब नॉन स्टॉप बोल रहे थे तभी बगल की मस्जिद से अजान की आवाज आई और केजरीवाल मौन की मुद्रा में आ गए। यानी काशी के केजरीवाल एपिसोड में आज हर वो तस्वीर दिखी जो धर्म, संप्रदाय और समुदाय विशेष को लुभाती हो। अपने भाषण में केजरीवाल मोदी और राहुल गांधी पर उन्हीं आरोपों को दोहराते हुए हमले करते रहे जो वो पिछले कई दिनों से कई बार कर चुके हैं। मोदी के महिमा मंडन के लिए एक बार फिर मीडिया को भी उन्होंने दोषी ठहराया। मोदी के विकास के दावे को खोखला बताया। वाराणसी से चुनाव मैदान में उतरने पर सभा में मौजूद लोगों से राय मांगी और ऐलान कर दिया कि उन्हें काशी में चुनौती कबूल है। चलिए, केजरीवाल ने तो खैर अपनी दावेदारी पर मुहर लगा दी, लेकिन कांग्रेस को अब तक उम्मीदवार की तलाश जारी है। कभी काशी नरेश का नाम आता है तो कभी दिग्विजय सिंह की चर्चा होती है। इन सब के बीच केजरीवाल ने फिलहाल वाराणसी के दंगल को दिलचस्प जरूर बना दिया है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मोदी के खिलाफ लड़कर अपनी पार्टी की हवा बनाना चाहते हैं केजरीवाल? काशी जाकर कर्मकांडों का दांव क्यों खेलने लगे केजरीवाल? और बनारस के लिए कांग्रेस कब तक और किसे घोषित करेगी अपना उम्मीदवार? इन्हीं सवालों पर बात करेंगे मेहमानों से, लेकिन सबसे पहले देखिए एक रिपोर्ट। कुछ इसी अंदाज में शुरू हुई त्रिकालदर्शी के त्रिशूल पर टंगी काशी में माथे पर त्रिपुंड लगाए अरविंद केजरीवाल की रायशुमारी यात्रा। अनुमान के मुताबिक कैमरों की कतार के साथ काफिला आगे बढ़ा, शंकर की जटाओं से निकली भागीरथी के घाट तक पहुंचा, जो गंगा माया मोह के बंधनों से मुक्त कर मोक्ष का मार्ग दिखाती है। उसी पानी में सत्ता की रेड कारपेट की चाहत के साथ डुबकी लगाई केजरीवाल ने। चारों दिशाओं से कैमरों के फ्लैश चमकते रहे, केजरीवाल की अर्ध डुबकी लगती रही। निर्मल गंगा और पावन घाट भी मौन खड़े देखते रहे आम आदमी के भेष में खड़े इस खास चेहरे को। काशी के कोतवाल काल भैरव के पास पहुंचा केजरीवाल का काफिला। फिर शंकर के अनुष्ठान और आशीर्वाद की अपेक्षा बाबा विश्वनाथ के दर तक ले गई। सियासी सरोकारों को साधने से पहले संकट मोचन के सामने भी हाथ जोड़ा। केजरीवाल इस नगरी में द्वारे द्वारे घूमते रहे। अपने मंसूबों के विस्तार से पहले कर्मकांडों के सारे बंद किवाड़ खोल दिए, लेकिन महादेव के महाशिवलिंग पर मत्था टेक कर जैसे ही निकले, अंडे फेंके गए, कहीं काले झंडे दिखाए गए। बेनियाबाग के मैदान तक आते आते काली स्याही भी चस्पा हो गई केजरीवाल एंड कंपनी के दामन से। और जैसे ही बेनियाबाग की रैली में पहुंचे, तिलक और टीकाधारी केजरीवाल ने टोपी धारण कर ली। कैमरों के सामने वो सब कुछ किया और सब कुछ कहा जो धर्म और समुदाय विशेष को प्रभावित करे। इस देश के अंदर दो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, एनडीए और यूपीए। ये दोनों आज इस देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। तो इन दोनों के जो शहंशाह हैं, एक के एनडीए के शहंशाह हैं मोदी जी और यूपीए के शहंशाह हैं राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी को हराने के लिए कुमार विश्वास गए हैं और यहाँ पे वाराणसी की जनता के बीच में मैं आया हूँ। करीब 50 मिनट के धारा प्रवाह भाषण के बाद केजरीवाल ने चिरपरिचित अंदाज में मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने पर पब्लिक से सवाल किया और तयशुदा स्क्रिप्ट के मुताबिक अपनी उम्मीदवारी का ऐलान भी कर दिया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या मुझे वाराणसी से नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहिए? क्या मुझे वाराणसी से नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहिए? मैं ये चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। मोदी की तरफ उछाले गए जुबानी बमों से तिलमिलाई बीजेपी बोल पड़ी। केजरीवाल तो कांग्रेस के हथियार हैं जिन्हें मोदी से मुकाबले के लिए उतारा गया है। मुलायम की पार्टी यही सोचकर खुश है कि केजरीवाल तो मोदी और कांग्रेस के वोट काटेंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी जो खुद मैदान में आने से तो डर रही है, मैदान में आने को सामने हिम्मत नहीं कर पा रही है और मोहरों के सहारे वो अपनी लिखी हुई पटकथा के लिए जो है वो मोहरे तलाश रही है और मोहरों को भेज रही है। अभी विद बैग एंड बैगेज
पहले से लिखी हुई पटकथा के आधार पर उन्होंने केजरी को काशी डिस्पैच किया है। हम तो चाहते हैं कि केजरीवाल का असर दिखे पूरे देश में, कुछ दिखे तो ये जो बीजेपी और कांग्रेस हैं इन्हीं को माइनस करेगा, और तो हमारा तो कुछ असर उस पर हमारे लोगों का था, कोई नुकसान नहीं। उधर कांग्रेस अब तक मोदी के खिलाफ ट्रम्प कार्ड की ही तलाश कर रही है। कभी दिग्विजय सिंह का नाम आता है तो कभी स्थानीय नेता अजय राय का, लेकिन कांग्रेस का इशारा साफ है कि इंतजार कीजिए, हो सकता है जल्द ही कोई चौंकाने वाले चेहरे का ऐलान हो जाए। हम उपयुक्त समय पर, उचित समय पर हम अपनी उम्मीदवारी घोषित करेंगे और निश्चिंत रहिए, नरेंद्र मोदी को नाकों पसीना आएगा, आसान नहीं जाएगा। अब सवाल है कि काशी के कुरुक्षेत्र में कांग्रेस कब और किसे बनाएगी मोदी के खिलाफ उम्मीदवार, और क्या मोदी से दो हाथ कर सिर्फ हवा बनाना चाहते हैं केजरीवाल। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। चलिए, तो अरविंद केजरीवाल काशी से उन्होंने ऐलान किया बनारस से चुनावी मैदान से मोदी के खिलाफ मैदान में उतरने का। उन्होंने रायशुमारी की, जनता से पूछा, वहां मौजूद लोगों से पूछा, क्या मैं बनारस से चुनाव लड़ूं? जनता की तरफ से आवाज आई, हां आप चुनाव लड़िए। और उसके बाद केजरीवाल ने कहा उन्हें चुनौती कबूल है। इसी के साथ केजरीवाल और केजरीवाल फैक्टर पर बनारस में क्या कुछ होने जा रहा है, इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ हैं विनोद अग्निहोत्री, वरिष्ठ पत्रकार, मीम अफजल, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन, कैप्टन अभिमन्यु, बीजेपी के नेता, और कुछ मिनट में हमारे साथ आशीष खेतान जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो जुड़ने वाले हैं। उनसे जैसे ही वो हमारे साथ आएंगे उनसे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल मीम अफजल साहब, अरविंद केजरीवाल की तरफ से जब उनके प्रवक्ता आएंगे तब तो हम उनसे बात करेंगे, लेकिन काशी के कुरुक्षेत्र में अब तक कांग्रेस की तरफ से किसी की दावेदारी उम्मीदवारी का ऐलान क्यों नहीं? और ऐलान से पहले अगर सत्यव्रत चतुर्वेदी कहते हैं कि उचित समय पर हम ऐलान करेंगे, ऐसे उम्मीदवार का ऐलान करेंगे कि नरेंद्र मोदी को नाकों पसीना आएगा, तो वो उम्मीदवार कौन होगा और उस उम्मीदवार का ऐलान कब होगा कि नाक से पसीना आए नरेंद्र मोदी को? देखिए, जब आएगा उस वक्त आप खुद देखेंगे, सूरज जब निकलेगा, चमकेगा, वो भी आपके सामने आ जाएगा। और मैं समझता हूँ कि इस पर तकरीबन प्रक्रिया जो है वो हो गई है और बहुत जल्दी ये नाम सामने आ जाएगा। मीम अफजल साहब, चलिए, नाम कब आएगा हमें इंतजार है कि ऐसा नाम जिससे नरेंद्र मोदी को नाकों पसीना आ जाए। ये एक नया मुहावरा, नए तरह का गढ़ा है सत्यव्रत चतुर्वेदी ने। नाकों चने चबाए जाते थे, वही कर अब तक हम सुनते रहे कि नाकों चने चबाते हैं, आप नाकों पसीना छुड़ा रहे हैं, ऐसा उम्मीदवार देने वाले हैं मीम अफजल साहब। चलिए, कह दिया उन्होंने, ये माथे पसीना आ जाता है, नाकों चने चबवाते हैं, दोनों ही बातें हमारी तरफ से लिख लीजिए, और क्या बात है। चलिए, कैप्टन अभिमन्यु हुआ है, कैप्टन अभिमन्यु कुछ मिनट में हमारे साथ होंगे, आशीष खेतान, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन कैप्टन साहब, इस बीच केजरीवाल ने तो चुनौती दे ही दी है, काशी जाकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरने को ऐलान कर दिया है। लेकिन इस बीच कांग्रेस ने कहा ऐसा उम्मीदवार देंगे कि आपको नाक से पसीने छूटेंगे मोदी को। अजीत जी, ये लोकतंत्र का महापर्व है और प्रत्येक पार्टी को अपने उम्मीदवार देने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का, लड़ाने का अधिकार है, लोकतंत्र के प्रति अपना दायित्व भी है। अपने अपने विचार को लेकर के सभी दल अपना उम्मीदवार उतारेंगे और भारतीय जनता पार्टी सभी दलों के, उनके उम्मीदवारों के इस अधिकार का और दायित्व का सम्मान करती है। सब आएँ और चुनाव लड़ें, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि इस देश के अंदर आज सर्वाधिक जनप्रिय जन नेता अगर कोई है, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हैं। और काशी में उनके उम्मीदवारी की घोषणा होने के बाद न केवल बनारस के अंदर बहुत उत्साह का वातावरण है, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे पूर्वांचल में और बिहार तक में उसका एक बहुत प्रभावी असर हमको देखने को मिलने वाला है। और कोई भी उम्मीदवार आज, चाहे कांग्रेस पार्टी आ जाए, चाहे केजरीवाल आ जाए, एक तरफा नरेंद्र मोदी जी की विजय होने वाली है। कांग्रेस पार्टी के माथे पर तो पहले ही पसीना आया हुआ है कि उनके 24 अकबर रोड स्थित मुख्यालय के पास आम आदमी जाने से डरता है कि कहीं सोनिया जी बुला करके कहीं टिकट ना पकड़ा दें, कहीं पर चुनाव लड़ने के लिए ना कह दें। कांग्रेस के नेता भी आजकल कांग्रेस के चलिए आपने अपनी बात कर दी, एक बार जवाब लेता हूं मीम अफजल से, उसके बाद विनोद अग्निहोत्री आऊंगा। मीम अफजल साहब, कांग्रेस का जो हाल है वो बयां किया है, ये तो सच है कि कांग्रेस में नेता मंत्री डरे हुए चुनाव लड़ने से, और अब आप कह रहे हैं मोदी के खिलाफ ऐसा उम्मीदवार देंगे कि नरेंद्र मोदी के नाक से पसीने छूटे।
ऐसा कुछ नहीं है। जो बात अभी हमारे भाई कह रहे थे और उन्होंने जो अभी मिसाल दी कि अकबर रोड के बाहर लोग डरते हैं आते जाते, वो मैंने पटना के बारे में कई दिन पहले ये बात कही थी और जोक भी सुनाया था, वो उसी को दोहरा दिया। और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर रक्षा वालों को पकड़ के कहा जाता है आप टिकट ले लो, लड़ लो, इसलिए कि सारे टिकट तो ये सहयोगियों को बांट चुके हैं या दूसरी पार्टियों से टूट कर जो लोग आए हैं उनको बांट दिए हैं। अब चलिए टिकट वितरण पर एक दूसरे पर दोनों तंज कर रहे हैं, दोनों पार्टियों की हालत देश देख रहा है, दर्शक देख रहे हैं। एक मिनट मीम अफजल साहब, हम बनारस पर वापस लौटते। विनोद अग्निहोत्री, दो तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, दो तस्वीरें हैं जिस ढंग से केजरीवाल ने चुनाव अभियान की शुरुआत की और वो टीका भी उन्होंने लगाया, टोपी भी पहनी, त्रिपुंड भी उनके माथे पर था, अजान के दौरान मौन भी रहे और उसके बाद जो कुछ हो सकता है डुबकी भी लगाई और ये सब कैमरों के साथ। तो क्या एक कर्मकांड का दाव भी है क्या बनारस में? देखिए, केजरीवाल जब बनारस गए हैं चुनाव लड़ने, उन्हें नरेंद्र मोदी के खिलाफ मैदान में उतरना है तो उन्हें वो सब करना है जो कि जिन्हें चुनावी हथकंडा कहा जाता है। काशी जाएंगे और गंगा स्नान नहीं करेंगे तो सवालों के घेरे में आएंगे, बाबा विश्वनाथ के दर्शन नहीं करेंगे तो सवालों के घेरे में आएंगे। तो काशी तो भोले बाबा की नगरी है, 3 लोग से न्यारी है। अब सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी भी क्या उसी तरह गंगा स्नान करेंगे? और सबसे महत्वपूर्ण बात अजीत ये है कि आज अरविंद केजरीवाल ने काशी में नरेंद्र मोदी को बहस की चुनौती दी है। और अभिमन्यु जी यहाँ पर हैं, काशी शास्त्रार्थ की नगरी है, शास्त्रार्थ के लिए प्रसिद्ध रही है, आदिकाल से वहाँ काशी में शास्त्रार्थ होता रहा है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी अपने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार और बनारस से लोकसभा के उम्मीदवार को ये कहेगी कि वो शास्त्रार्थ की चुनौती स्वीकार करें अपनी प्रतिद्वंदी से, जो अरविंद केजरीवाल उनके प्रतिद्वंदी हो गए हैं वहां मैदान में जाकर के? वो हम पूछेंगे विनोद। शास्त्रार्थ वैसे उन्होंने कहा जरूर है, लेकिन कहां मोदी जब सवालों का जवाब उस ढंग से नहीं देते तो कहां ऐसी चुनौती? ठीक है, उन्होंने अपनी बात कही जब वो 16 सवाल लेकर मोदी से मिलने भी गए थे और उसके बाद क्या हुआ हमने देखा। लेकिन आशीष खेतान हमारे साथ सामने आ चुके हैं। आशीष खेतान, कुछ तस्वीरें हमने देखी जो काशी से बनारस से आई है, जिसमें टीका, टोपी, चंदन, त्रिपुंड से लेकर और उसके बाद डुबकी तक कैमरों के सामने। तो कहा जा रहा है ये एक कर्मकांड है। काशी में चुनाव लड़ने का ये मतलब तो होता नहीं कि आप डुबकी भी लगाएं, आप टीका भी पहने, आप टोपी भी पहने, सब वो काम करें और कैमरों के सामने, जिससे लगे कि आप सर्वधर्म संभाव में विश्वास करते हैं ताकि किसी भी तरह का वोट बैंक में आपको कहीं कोई खामियाजा ना भुगतना पड़े। काशी जाकर उम्मीदवार होने का ये मतलब नहीं होता है कि सुबह से शाम तक वो सब कुछ करें। नहीं, हमारी कोई वोट बैंक की राजनीति नहीं है। हमारी राजनीति बहुत साफ है कि हम सभी धर्मों को बराबर मानते हैं और हम कह रहे हैं बार बार, जो भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता का चक्रव्यूह है इस देश में, जो कांग्रेस और बीजेपी ने मिलकर रचा है, उसे कोई तोड़ सकता है तो आम आदमी पार्टी तोड़ सकती है। अगर हम धार्मिक प्रतीकों का, धार्मिक स्थलों का, धार्मिक मान्यताओं का सम्मान करते हैं तो इसे प्लीज राजनीति से, वोट बैंक से जोड़ के मत देखिए। नहीं, लेकिन ये तमाशा लगता है आशीष खेतान, ये तमाशा लगता है। इसके पहले अरविंद केजरीवाल कितनी बार गंगा नहाने गए? हाँ, ये एक सवाल पूछा, ये तमाशा लगता है कि जब आप ऐसे डुबकी लगा रहे हैं, आप त्रिपुंडधारी बन गए, आप सब कुछ कर रहे हैं, एक तमाशा लगता है। एक देखिए व्यक्तिगत श्रद्धा, मैं भी अपने घर में भगवान के सामने सर झुकाता हूँ। व्यक्तिगत श्रद्धा, पूजा अर्चना ये व्यक्तिगत है, ये सार्वजनिक प्रदर्शन की चीज जब होती है चुनावी मौसम में तो ये तमाशा लगता है। आशीष, लगता है या नहीं? पहले आप बिल्कुल तमाशा लगता है, इसीलिए मैंने पूछा, आशीष यहाँ पर हैं, कि इसके पहले अरविंद केजरीवाल कितनी बार वहाँ गंगा स्नान करने गए हैं और कितनी बार जाके उन्होंने बाबा विश्वनाथ दर्शन किए। निश्चित रूप से जब आप चुनाव मैदान वहाँ जा रहे हैं रैली करने तो आप राजनीतिक कार्यक्रम करने जा रहे हैं और जब आप कर्मकांड करते हैं तो उसको राजनीति से ही जोड़ा जाएगा। आशीष खेतान जवाब चाहेंगे? नहीं अजीत भाई, बहुत इसका साफ उत्तर यह है कि हो सकता है कि हम चारों धाम पहले करके नहीं आए, लेकिन अगर हम राजनीति में हैं, लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और लोगों के बीच जा रहे हैं, ऐसे स्थान पे जा रहे हैं जिसकी अपनी एक धार्मिक मान्यता है, एक धार्मिक सिग्निफिकेंस है, रीति रिवाज हैं, तो उनका पालन करना पड़ेगा। अभी मैं वाल्मीकि बस्ती में था, मैं पहले कभी वाल्मीकि बस्ती नहीं गया, लेकिन महर्षि वाल्मीकि महाराज के मंदिर में गया और मैंने माथा टेका, क्योंकि मैं लोगों के बीच में हूँ, उनका प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, तो उनकी मान्यताओं का, उनके पूजा स्थलों का मुझे सम्मान करना पड़ेगा। इतना सरल विश्लेषण आप कर रहे हैं, इतना ही सरल नहीं है आशीष खेतान। मीम अफजल साहब,
क्या हम लोग जो ये बात कर रहे हैं, क्योंकि ये तस्वीरें मायने रखती है, मैं फिर कह रहा हूं, व्यक्तिगत आस्था किसी की हो सकती है, कोई भगवान का भक्त हो सकता है, कोई नमाज पढ़ सकता है, ये सब हर धर्म का अपना धर्म की में आस्था रखने का हर व्यक्ति का हक है। लेकिन चुनावी मौसम में अगर ये तस्वीरें हम देखते हैं तो क्या ये माना जाए कि एक चुनाव के समय एक तमाशा है, क्योंकि ये भी वोट बैंक को कंसोलिडेट करने का एक तरीका है? मीम अफजल साहब। अजीत अंजुम साहब, मैं बिल्कुल कभी नहीं कहूँगा कि तमाशा है। इसका धार्मिक अनुवाद पैदा हो सकता है मेरे ये कहने से, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जब कोई ऐसी जगह होती है, आदमी जाता है वहाँ पर ज़रूर भगवान के सामने जो माथा टेकता है, जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं। बहुत से लोग अगर अजमेर जाएंगे तो अजमेर की दरगाह के अंदर भी माथा जाकर के टेक देते हैं या वहाँ जाकर के दुआ करते हैं, ये एक अलग बात है। लेकिन मैं इससे ज़रा अलग हटके एक बात कहना चाहता हूँ। आपने दिखाया और ये बात भी देखी कि आपने टोपी भी पहनी, ये भी किया। इससे पहले भी एक बार हम डिस्कशन में ये बात कर चुके हैं। देखिए, बुनियादी बात ये है, वाराणसी से मोदी ने चुनाव का ऐलान क्यों किया, इसके बारे में पूरी दुनिया जानती है कि वो कहीं से भी लड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने, मोदी ने चुनाव का जो अपना चुनाव के लिए जो जगह चुनी है वाराणसी, वो एक धर्म स्थान है, बहुत इम्पॉर्टेंट है और उससे आस्था बहुत लोगों की जुड़ी हुई है। तो वो कहीं ना कहीं मज़हब के सामने रख कर के पोलराइजेशन की सियासत कर रहे हैं। लेकिन ये नई पार्टी जो नई सियासत की बात करते हैं, खेतान साहब बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, उनसे मैं ख़ास तौर पे ये बात कहना चाहता हूँ कि आप एक नई राजनीति करने आए थे और आप कभी भी, मैंने देखा शुरू में आप जब पॉलिटिक्स करते थे तो आप कभी हिंदू मुसलमान ये सब नहीं करते थे और मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात थी। लेकिन जब आपने पिछले जो दिल्ली के अंदर जो रैली हुई, जिसके अंदर केजरीवाल जी ने कहा कि मैं वाराणसी जाऊंगा और वहाँ लोगों से पूछूंगा और उसके बाद वहाँ मैं चुनाव लड़ूंगा, तो उसके अगले रोज़ या दूसरे रोज़ दिल्ली के अंदर एक मुसलमानों की बड़ी मीटिंग बुलाई गई और आप ही की पार्टी की तरफ से बुलाई गई और उसके अंदर मोदी के खिलाफ ज़बरदस्त भाषण दिया उन्होंने और टोपी भी पहनी और कुछ भी। अजीत अंजुम साहब, आपने वो प्रोग्राम भी दिया था और उस पर हमने काफ़ी डिस्कशन किया था। मैंने उस वक्त भी ये बात कही थी कि बुनियादी तौर पर आप भी पोलराइजेशन की राजनीति करते। चलिए, अब आशीष खेतान मुद्दे पर वाराणसी पर आते हैं। जी ने तकरीर की है। जी, समझ गया आपकी बात का कन्वे हुई कि उसी तरह की राजनीति करते, कम से कम तस्वीरें यही बयान करते हैं। आशीष खेतान। अजीत अंजुम साहब, मेरी बात सुन लें। जी जी जी, अफजल साहब बोलिए जल्दी। मैं ये कह रहा था कि आज भी जो उन्होंने तकरीर की है उसका टोन बिल्कुल साफ लग रहा था। वो मुस्लिम वोट को प्रभावित करने की राजनीति वहां पर शुरू कर चुके हैं और मैं समझता हूं कि इस तरह से मुस्लिम वोट को डिवाइड करने की जो राजनीति है वो कोई अच्छी राजनीति नहीं है। चलिए, इसका जवाब लेते हैं। मोहम्मद अफजल जवाब लेते हैं, मीम अफजल जवाब लेते हैं। आशीष खेतान, कैप्टन अभिमन्यु आपके पास आ रहा हूं। केजरीवाल आशीष खेतान में मोदी जी को कुछ फायदा पहुंचाना चाहते हैं। आशीष खेतान, चलिए एक बार पहले आपसे टिप्पणी लेता हूं। क्या ये पोलराइजेशन जो हम वाराणसी में, बनारस में कह रहे हैं, जिस ढंग से हिंदू वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक, मुख्तार अंसारी को पिछली बार 1,85,000 वोट मिला, इसी वजह से मोदी गए भी, क्योंकि 30-32 सीटें और बनारस एक सेंटर है काशी विश्वनाथ का। अरविंद केजरीवाल जिस ढंग की राजनीति कर रहे हैं, इसमें भी किसी पोलराइजेशन का स्कोप आपको दिखता है? निश्चित रूप से। देखिए, अरविंद केजरीवाल वही कर रहे हैं जो दूसरी राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं। आज का जो पूरा उनका आयोजन है वो कहीं भाजपा या कांग्रेस से अलग नहीं है। अगर देखिए, बनारस सिर्फ धार्मिक शहर नहीं है, वो काशी विश्वनाथ की नगरी है, ठीक है, वो सारनाथ की भी नगरी है, वो कबीर की भी नगरी है, वो बिस्मिल्लाह खां की भी नगरी है, नजीर बनारसी की भी नगरी है, लेकिन ये सारे सांस्कृतिक प्रतीक भी हैं। लेकिन उन्होंने वहां जाकर के काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन किए, गंगा स्नान किया और अजान टोपी पहन करके उन्होंने अजान के, यानी सीधे सीधे धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल किया है। अगर वो वाकई बस्तियों में सीधे गए होते, सामान्य बातचीत की होती और चुपचाप गंगा स्नान कर लेते और श्रद्धा दी, तो ज्यादा मुझे लगता है। चलिए, अब जरा मुद्दे पर आते हैं। आशीष, इसका जवाब देंगे? आशीष, एक सवाल और है इसी के से जुड़ा हुआ आशीष, कि रायशुमारी जिस ढंग से हुई वो भी एक तरह का तमाशा लगता है कि आपने रैली की, उसमें कुछ हजार लोग थे जो आपके वॉलंटियर्स थे, जो देश के अलग अलग शहरों से लोग आए हुए थे। कई दिन से चलो बनारस का आपने नारा दे रखा था और उसके बाद उस रायशुमारी में आप पूछते, एक सवाल अरविंद केजरीवाल 2 बार पूछते हैं कि मैं बनारस से चुनाव लड़ूं, मैं बनारस से चुनाव लड़ूं, और उधर से आवाज आई हाँ, और उसके बाद उन्होंने कहा चुनौती कबूल है। तो बनारस में सर 16 लाख वोटर हैं, 6 से 7 लाख पिछली बार पोल हुआ, इस बार हो सकता है 10 लाख हो। 16 लाख वोटर वाली कंस्टिट्यूएंसी के कुछ हजार लोग, जिसमें ज्यादातर आपके वॉलंटियर्स हैं, उन्होंने कहा हाँ, और उसके बाद मान लिया कि रायशुमारी हो गई। आशीष खेतान। देखिए, हम तो रायशुमारी
जनता के बीच में जाते हैं और उनकी बात सुनते हैं। दिल्ली में सरकार बनाने से पहले भी हमने उनकी रायशुमारी करी थी। हम अच्छी राजनीति, साफ राजनीति, जनता से जुड़े मुद्दों की रायशुमारी करते हैं। नहीं, मेरे सवाल का जवाब ये नहीं आप हुआ। ये देखिए कि आशीष, मोदी का मेरे इतिहास सवाल का क्या है? जवाब ये नहीं हुआ। मैंने कहा ये रायशुमारी तमाशा है, जहां 16 लाख वोटर हैं, जहां 7 लाख, 8 लाख, 6 लाख वोटिंग होती है, वहां 2-3 हजार, 4 हजार, 5 हजार लोग, जिसमें से बहुत सारे आपके बाहर के वॉलंटियर हैं। ये कैसी रायशुमारी है? ये रायशुमारी है नहीं। तो आपने तय किया हुआ, फिर रायशुमारी का नाम क्यों देते? ठीक है, आपको कहीं से भी 543 सीटों में कहीं से भी चुनाव लड़ने का हक है, आप लड़िए। रायशुमारी का तमगा नाम क्यों देते हैं? आशीष खेतान, इसका पाखंड मत करिए। नहीं, इसमें कोई पाखंड नहीं है। देखिए, अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय नेता हैं और हमारे वॉलंटियर्स, मेरे साथ मैं चुनाव लड़ रहा हूँ दिल्ली में, गुजरात से वॉलंटियर्स आए हैं, महाराष्ट्र से वॉलंटियर्स आए हैं जो मेरे साथ चल रहे हैं, और वो भी मेरे साथ पब्लिक मीटिंग में शरीक होते हैं। बनारस की हम बात कर और रहे हैं पब्लिक के लोग होते हैं। बनारस पर आप जवाब नहीं दे रहे। सवाल करता हूँ, बनारस पर जवाब नहीं दे रहा है। अरे मैं बनारस की जवाब दे रहा हूँ आपको। हाँ। मैं बनारस का जवाब दे रहा हूँ आपको। इसमें कोई नई बात नहीं है। वॉलंटियर्स हमारे अपने पैसे से अपना काम दाम छोड़ के बनारस गए हैं। हमने बनारस जाकर मीटिंग करी है, एक सैंपल लिया है कि वहाँ पर एक मीटिंग है, पहले से लोगों को पता है, लोगों से सवाल जवाब कर रहे हैं। इलेक्शन में जो असली रायशुमारी है वो इलेक्शन में निकल कर आएगी कि कौन किसके साथ है। इसमें कौन सी बुरी बात है? चलिए एक मिनट क्या देखिए कि नरेंद्र मोदी किस तरह की रायशुमारी करते हैं। अगर आप मेरा सवाल का, अपने सवाल का जवाब नहीं सुनना चाहते हैं, बोलिए, तो मैं चुप होकर बैठ जाता हूँ। बोलिए आशीष, बोलिए, जवाब दीजिए, बोलिए। नरेंद्र मोदी किस तरह की रायशुमारी करते हैं? वो जनता के बीच जाते हैं और कहते हैं कि सोहराबुद्दीन के साथ क्या करना चाहिए था, मार देना चाहिए था। तो भीड़ की आवाज आती है, हाँ मार देना चाहिए था। वो जनता के बीच जाते हैं और किस तरह की रायशुमारी करते हैं कि हम 5 हमारे 25 ऐसे लोगों को क्या हम रिहेबिलिटेट करें, उनको रिलीफ कैंप में रहने दें। जनता कहती नहीं रहने दें। ये है सांप्रदायिक। कैप्टन अभिमन्यु जवाब दीजिए। कैप्टन अभिमन्यु आप जवाब दीजिए, चूंकि नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लिए कहा गया। कैप्टन साहब। अजीत जी, मैं काफ़ी देर से बहस को सुन रहा था और पूरी बहस के स्तर को लेकर के मुझे बड़ी चिंता हो रही थी कि कहाँ पर देश की राजनीति की चर्चा किस दिशा में जा रही है। मीम अफजल साहब, मेरे मित्र, थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल जी काशी में जाकर के ये मुस्लिम वोट बैंक को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। आप भारत के इस लोकतंत्र में वोट बैंक की और धर्म और मजहब के आधार पर वोट बैंक की और उसके बंटने की चिंता कर रहे हैं। आप सुशासन और विकास की बात नहीं कर रहे हैं। और अभी जिस प्रकार से आशीष खेतान जी, जो आम आदमी पार्टी के नेता है, वो एक झूठी बात, पूरी तरह से झूठी बात को प्रचारित करके टेलीविजन पर बोल करके केवल धार्मिक मजहबी उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी बातें, ये नकारात्मक राजनीति है। सुशासन और विकास पर इनके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। आज अरविंद केजरीवाल जी की जो स्थिति है, वो अभी आशीष खेतान जी कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल जी वहां पर गए, जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, वो क्षेत्र के रीति रिवाज के अनुसार कर्मकांड करते हैं। माफी चाहेंगे, ये कर्मकांड रीति रिवाज के अनुसार नहीं। अगर कोई किसी मंदिर में जाता है, कोई मस्जिद में जाता है, वो श्रद्धा से जाता है और श्रद्धा से उसको जाना चाहिए, केवल वोट बैंक के लिए नहीं, केवल वोट लेने के लिए नहीं। अरविंद केजरीवाल जी का जिस प्रकार से स्वरूप सामने आ रहा है, ऐसा लगता है कि वोट लेने के लिए कोई उनको कहे कि गुलाटी मारिए तो गुलाटी मारने के लिए तैयार बैठे हैं। चलिए कैप्टन अभिमन्यु, राजनीति जो कहा करते थे कि हम अलग राजनीति करेंगे, आज वो सभी वो गलत काम कर रहे हैं जो राजनीति में कहा जाता है कि ये नहीं करना चाहिए। कर रहे हो मेरे भाई। लेकिन कैप्टन साहब, कैप्टन अभिमन्यु और मीम अफजल, आप तो मेरी बात की तायीद कर रहे हैं। एक मिनट, कैप्टन अभिमन्यु और मीम अफजल, बहुत दिलचस्प है जो वहां कहा है अरविंद केजरीवाल ने। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि एक शहजादे मोदी हैं, दूसरे शहजादे राहुल गांधी हैं, दोनों को हरा देंगे और 1 साल बाद चुनाव होगा तभी स्टेबिलिटी आएगी। तो आप दोनों पर ही हमला है और आप दोनों यहाँ आपस में भी लड़ रहे हैं। आप ही दोनों के शहजादे को हराने के लिए गए। वो कहते हैं से कांग्रेस का शहजादा और बनारस से बीजेपी का शहजादा। टेलीविजन के स्क्रीन से अरविंद केजरीवाल नाम का शख्स चेहरा गायब हो चुका था। उनको किसी भी प्रकार से अपने आप को वर्तमान लोकसभा के चुनाव में प्रासंगिक करना था। भाजपा के शहंशाह और कांग्रेस के शहंशाह। चलिए, दोनों मौन हो गए। आशीष खेतान,
आशीष खेतान, जो बातें वहां कही है, मैं कौन नहीं हूं, आपने सवाल क्या पूछा? मैंने कहा कि आप दोनों पार्टियों के शहंशाह को हराने के लिए ही केजरीवाल गए और वही उनका अमेठी और बनारस में राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी को हराना ही मुख्य मकसद है। और जब तक ये दोनों हारेंगे नहीं, तब तक देश की राजनीति साफ सुथरी नहीं होगी, ये कहना है अरविंद केजरीवाल का। इंटरव्यू उनका देखा जी, मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारे नेता को तो शहंशाह कह रहे हैं, चलो उन्होंने एक दर्जा और बढ़ा दिया। मोदी जी उन्हें शहजादा कहते थे, अब हमारे केजरीवाल जी ने उन्हें शहंशाह का दर्जा दे दिया है, यानी मुकम्मल पूरे का पूरा शहंशाह बना दिया, पूरा देश ही उनका हो गया। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि वो खुद क्या हैं। आज मैंने उनका जो एक टीवी चैनल पर इंटरव्यू देखा तो मुझे तो ये ख्याल आया, जब एक बड़े नेता के बारे में, कांग्रेस के एक बड़े नेता के बारे में उन्होंने कहा, अरे छोड़िए वो तो छोटे मोटे लोग हैं, हम तो सीधे बात करते हैं नरेंद्र मोदी की और राहुल गांधी की। चलिए ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। मीम अफजल, ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। आपको इस वक्त देश का नंबर वन नेता समझने लगे ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। और अजय राय हमारे साथ अब तक जुड़ चुके हैं, बनारस से विधायक हैं, कांग्रेस के मशहूर नेता हैं, दबंग नेता हैं, समाजवादी पार्टी में भी रहे हैं और कहा जा रहा है उम्मीदवार भी हो सकते हैं। अजय राय भी हमारे साथ है। अरविंद केजरीवाल ने बनारस से चुनाव मैदान में उतरने का आज ऐलान कर दिया। इसके साथ सवाल यह कि क्या केजरीवाल वाकई मोदी के लिए चुनौती बन पाएंगे या केजरीवाल सिर्फ आम आदमी पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए, देश में हवा बनाने के लिए बनारस को उन्होंने अपना चुनाव मैदान के तौर पर चुना है। इसी पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में विनोद अग्निहोत्री, अजय राय, मोहम्मद अफजल, मीम अफजल, विनोद अग्निहोत्री, आशीष खेतान, कैप्टन अभिमन्यु। अजय राय साहब विधायक हैं, बनारस इलाके के एक विधानसभा क्षेत्र के मशहूर कांग्रेस के नेता हैं, समाजवादी पार्टी में रहे हैं, पिंडरा विधानसभा क्षेत्र के एमएलए हैं। अजय राय जी, चूंकि आप बनारस में मौजूद हैं, इसलिए आपसे समझना चाहेंगे इस चुनौती को हम किस तरह से देखें, जिस चुनौती में कांग्रेस है नहीं, जो कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, कैलाशपति, तमाम कांग्रेस के पुराने, कमलापति त्रिपाठी से लेकर तमाम पुराने नेताओं का, उस इलाके में आप चुनौती देने की हैसियत में नहीं है। अरविंद केजरीवाल वहां जाकर चुनौती दे चुके हैं, किस तरह से देखते हैं आप अजय राय जी? नहीं, बनारस शहर मैं बता देना चाहता हूं अंजुम जी कि ये काशी हमेशा कांग्रेस की रही है और कांग्रेस के लोग ही यहाँ पर मजबूती से शहर का विकास किए हैं। शहर को हमेशा अच्छे रास्ते पे ले गए। गंगा जमुनी तहजीब से जो बनारस का ताना बाना है उसको इन्होंने मजबूत किया है हमारे कांग्रेस के लोगों ने, और कांग्रेस ही यहाँ पर चुनाव जीतेगी, दूसरे लोग यहाँ चुनाव नहीं जीत पाएंगे। नहीं तो आपका उम्मीदवार ही नहीं है कोई अभी तक ना। उम्मीदवार कौन होगा? सत्यव्रत चतुर्वेदी ने कहा है कि ऐसा उम्मीदवार देंगे कि मोदी के पसीने छूट जाएंगे, नाकों से पसीने छूट जाएंगे। कभी काशी नरेश का नाम चल रहा है, करण सिंह का नाम चल रहा है, आपका भी नाम चल रहा है अजय राय। नहीं, देखिए बनारस निश्चित तौर पे पसीने नहीं, उनको हरा कर भेजेंगे बनारस से हम लोग। ये महादेव की नगरी है, यहाँ हर हर महादेव हुआ है, ये सनातन परंपरा है हमारी आदि अनादि काल से, इसे कोई नहीं खराब कर सकता। और ये कांग्रेस यहाँ सबसे मजबूत स्थिति में है। ये जो बाहर के लोग आए हैं, ये बाहर के लोग केवल यहाँ पर अतिथि एक प्रत्याशी के रूप में आए हैं, अतिथि प्रत्याशी लेकिन आज इतना दमखम से बोल रहे हैं हरा कर भेजेंगे अजय राय, किसको हरा कर भेजेंगे? नरेंद्र मोदी की अगर बात कर रहे हैं तो 2004 में एक बार आपके कैंडिडेट जीते, लेकिन उसके पहले 4 चुनाव और अब लगातार बीजेपी वहां जीतती रही अजय राय। नहीं, बीजेपी को मैंने अपने क्षेत्र में हराया। बीजेपी को सबसे कम वोट मिले हैं मेरी विधानसभा में। 403 विधानसभा के क्षेत्र में सबसे कम 3000 वोट पर बीजेपी को लाकर खड़ा कर दिया। सही है, लेकिन 91 के बाद से अगर देखेंगे तो 2004 को छोड़कर बीजेपी जीती है ना अजय राय। पहले आपका उम्मीदवार कौन होगा अजय राय जी? आपका उम्मीदवार कौन होगा? मीम अफजल तो यहाँ कहने की स्थिति में नहीं है। जीती देखिए जीतने की बात है, जीतेगी कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस ने यहाँ काम किया है। आप चाहे बनारस का कोई भी विकास ले लीजिए, DLW का कारखाना ले लीजिए, कैंट रेलवे स्टेशन ले लीजिए, भेल का कारखाना ले लीजिए, गैस रिफिलिंग प्लांट ले लीजिए, जितने भी बड़े बड़े काम हुए हैं ये सभी हमारे कांग्रेस के जमाने में हुए हैं। और इसके पहले कोई काम नहीं हुआ, इसके बाद भी कोई काम नहीं हुआ। जीतने की बात अजय राय जी जनता पर छोड़िए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ पहले आपका उम्मीदवार कौन होगा? आपको टिकट मिल रहा है, दिग्विजय सिंह का नाम है, करण सिंह की चर्चा है। अब ये तो पार्टी तय करेगी, जिसको पार्टी तय करेगी उसके साथ हम लोग पूरी ताकत के साथ काम करेंगे। ये भी जाना कि आपको टिकट नहीं मिला तो पहले भी आप समाजवादी पार्टी में थे, फिर पार्टी छोड़कर जा भी सकते अजय राय।
नहीं, पार्टी के साथ खड़ा हूं और पार्टी के पूरी उनका, मैं कांग्रेस का विधायक हूं और निश्चित तौर पर यहां पर हम लोग मजबूती के साथ कांग्रेस के लिए काम करेंगे, कांग्रेस के चुनाव जिताएंगे। और एक बात मैं कह देना चाहता हूं कि जो बाहर के लोग आकर यहां चुनाव, चाहे ये केजरीवाल जी आए, ये पूरी टीम लेकर आज बनारस आए हैं। अगल बगल कई जिले, दिल्ली के लोग आए हैं, मोदी जी आए हैं, उनके लिए गुजरात के लोग और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लोग आकर यहाँ धर्मशाला और होटल में टिके हुए हैं। अजय राय, तो क्या मुद्दे पर आते हैं, जरा हम बाकी मेहमानों से बात करते हैं। अजय राय, बनारस, लेकिन टेलीविजन चैनल पर कहने से कि हम जीत कर भेजेंगे, जिताकर भेजेंगे अपने उम्मीदवार को और कांग्रेस जीतेगी, इससे तो जनता तय नहीं करती। और दूसरी बात, जहां तक बाहर के उम्मीदवारों की बात है, तो सोनिया गांधी बेल्लारी से चुनाव लड़ी, इंदिरा गांधी चिकमगलूर से चुनाव लड़ी, और अलग अलग जगह से कांग्रेस के नेता जो चुनाव लड़ते रहे वो उसी इलाके के रहने वाले नहीं थे। ये होता रहा है, लोग जीतते भी रहे, हारते भी रहे। विनोद अग्निहोत्री, वापस हम बनारस पर आते हैं। कैप्टन अभिमन्यु, आशीष खेतान, आपके पास आ रहा हूं। हम अरविंद केजरीवाल के फैक्टर को समझना चाहते हैं। बनारस का जो समीकरण है 91 के बाद से देखें, 4 चुनाव पहले लगातार बीजेपी जीती, बीच में एक बार कांग्रेस जीती 2004 में, लेकिन फिर उसके बाद कांग्रेस तीसरे चौथे नंबर पर है। लेकिन मुस्लिम वोट बैंक, मुख्तार अंसारी, तमाम फैक्टर, इसमें केजरीवाल फैक्टर किस तरह से देखते हैं? क्या केजरीवाल बनारस में वाकई चुनौती के तौर पर है, या बनारस को एक सेंटर पॉइंट बनाने से उनको देश भर में फायदा, एक माहौल बनता है? दरअसल केजरीवाल वो प्रयोग दोहराना चाहते हैं जो उन्होंने दिल्ली में किया था। दिल्ली में जो शीला दीक्षित के खिलाफ चुनाव लड़े थे, उसका जो माहौल बना, उससे पूरे दिल्ली में असर पड़ा। उनके 28 सीटें मिली और कई सीटों में बहुत कम मतों से उनकी पार्टी हारी। वो वही प्रयोग दोहराना चाहते हैं कि मोदी को चुनौती देकर के अपने सारे जहां जहां उनके कैंडिडेट लड़ रहे हैं, लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि अकेले केजरीवाल जो है और आम आदमी पार्टी ही है जो मोदी के खिलाफ खड़ी हुई है। ये संदेश देकर के इसका फायदा वो चाहते हैं बनारस में उनको जितना मिले, उससे ज्यादा उनके दूसरे उम्मीदवारों को मिले। बनारस की जमीनी जो स्थिति है उसमें लगता है कि दिल्ली से जाकर कुछ वॉलंटियर को देश भर से चलो बनारस की जमीनी स्थिति भिन्न है। जब बनारस की जमीनी स्थिति नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है। नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में केजरीवाल लगातार आंदोलन कर रहे थे, सारे धरने हो रहे थे अन्ना से लेकर के और उनके अपने, तो यहाँ एक माहौल बन गया था। बनारस की स्थिति दूसरी है। अजय राय सही कह रहे हैं, बनारस में सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो स्थानीय स्तर का है, क्योंकि 1991 के चुनाव से लेकर के लगातार बीजेपी के वहाँ सांसद रहे हैं, श्रीचंद दीक्षित रहे और वो जायसवाल वो रहे, शंकर प्रसाद जायसवाल 4 बार लगातार रहे, राजेश मिश्रा 2004 में रहे, शंकर प्रसाद जायसवाल रहे, श्रीचंद दीक्षित रहे। और बनारस की स्थिति ये है अजीत जी कि आप भी गए बनारस, वो विश्व का सबसे नंबर 1 का शहर है। 5 सितारा होटल तो है लेकिन सड़कें वहाँ गड्ढों वाली हैं। ये बहुत बड़ा मुद्दा है वहाँ, बड़ा मुद्दा है। नरेंद्र मोदी, दूसरा एक और सवाल है कि नरेंद्र मोदी 2 जगह से लड़ रहे हैं, बनारस से और बड़ौदा से, वो कौन सी सीट रिटेन करेंगे ये स्पष्ट नहीं है। ये भी एक मुद्दा बनेगा कि भाई अगर नरेंद्र मोदी को वापस मान लिया, बनारस छोड़ दिया उन्होंने, तो हम क्यों जिता के भेजें? ये एक बड़ा सवाल है, एक बड़ा सवाल होगा। इस पर हम बात करेंगे। आशीष खेतान भी हमारे साथ है। लेकिन कैप्टन अभिमन्यु, बनारस के लोग ये तो जानना चाहेंगे कि अगर बनारस से और बड़ौदा से दोनों जगह से जीत गए मोदी, तो किस सीट के सांसद रहेंगे और किस सीट को छोड़ देंगे? आ रहा हूं आशीष खेतान आपके पास। कैप्टन अभिमन्यु। अजीत जी, मुझे कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि काशी बाबा की नगरी से पहली बार एक कोई देश का प्रधानमंत्री बनकर के लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराएगा, और वो काशी से भी जीतेंगे, बनारस से भी जीतेंगे और बड़ौदा से भी जीतेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्णय का विषय होगा कि वह बाद में जाकर के ये तय करके नरेंद्र मोदी जी को आदेश देकर के निर्देशित करेंगे कौन सी सीट के ऊपर वह प्रतिनिधि बनकर नरेंद्र मोदी को कौन आदेश दे सकता है पार्टी में? आज कैप्टन अभिमन्यु, पार्टी में किसकी हैसियत है कि नरेंद्र मोदी को आदेश दे? आप भी जानते हैं, आप ये सुन रहे हैं, जब ये सुनेंगे नरेंद्र मोदी तो क्या होगा? कल एक ट्वीट किया राजनाथ सिंह ने, तस्वीरों में थोड़ी सी बात की, अब की बारी बीजेपी भाजपा सरकार, और उसके बाद तुरंत 12 मिनट में उन्होंने बदल दिया। अजीत जी, आपको आलोचना करने का अधिकार है, आपको टिप्पणी करने का अधिकार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की पद्धति को, उसकी पूरी व्यवस्था को, उसकी निर्णय प्रक्रिया को शायद आपसे बेहतर हम जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी सामूहिक पद्धति के आधार पर काम करती है। अब देश भी जान गया जिस ढंग से आडवाणी बार-बार रुकते हैं, जसवंत सिंह का टिकट कटता है, ये बात होती, तमाम दल बदलुओं को बुलाते हैं, के अंदर नरेंद्र प्रमोद मुतालिक को शामिल करते हैं, 6 घंटे में बाहर करते हैं। तो अब तो देश भी जान गया भारतीय जनता पार्टी की पद्धति को। सर, सुषमा स्वराज ट्वीट करती है, अरुण जेटली निंदा करते हैं, श्री रामालू को आप एंट्री करते हैं, तो अब आपकी पद्धति लोग जानते हैं। कैप्टन अभिमन्यु, चलिए मैं आऊंगा आपके पास। यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया है अजीत जी, एक लोकतांत्रिक पार्टी के लोकतांत्रिक मूल्यों का इस प्रकार से प्रकटीकरण है। आपको इसकी सराहना की जानी चाहिए कि कोई अगर भूल होती है तो तुरंत उसको सुधार करने की भी हिम्मत भारतीय जनता पार्टी करती है।
चलिए, बहुत लोकतांत्रिक पार्टी है आपकी, पूरा देश देख रहा है, हम सब जानते हैं लोकतांत्रिक पार्टी में ही ये सब हो रहा है जो हो रहा है। और आशीष खेतान, वापस हम बनारस पर लौटते हैं। चश्मे से सब देखेंगे, आप अपने चश्मे से देखते हैं और जनता अपने चश्मे से देख रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप आशीष खेतान। दिल्ली में चुनाव लड़ना एक अलग बात थी, आपने संघर्ष किया, 1-2 साल की आपकी पृष्ठभूमि थी। बनारस में चलो बनारस का नारा देकर कुछ हजार वॉलंटियर को इकट्ठा करना और बनारस में नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ना, और जहां बनारस में कांग्रेस और बीजेपी की जमीन है, जहां समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार होगा, बीएसपी का भी होगा, उसके बीच किस हौसले के दम पर आपको लगता है कि आप जीत जाएंगे आशीष खेतान? क्या समीकरण है? टोपी, टीका, डुबकी, त्रिपुंड, ये सब करने से लगता है जीत जाएंगे, या मोदी के खिलाफ 16, 17, 20 सवाल वहां पूछने से जीत जाएंगे? हम ईमानदार राजनीति करने से जीत जाएंगे। हम देश में ईमानदार राजनीति की एक नई परंपरा की नींव रख रहे हैं। ये हमारे लिए धर्म युद्ध है। मोदी क्या रिप्रेजेंट करते हैं? मोदी प्रतीक हैं सांप्रदायिकता के, मोदी प्रतीक हैं भ्रष्टाचार के, मोदी प्रतीक है काले धन से चुनाव लड़ने के, मोदी प्रतीक है सुशासन के, विकास के बुनियाद पर चुनाव। मोदी देश की राजनीति में सुशासन और विकास के प्रतीक है। गुजरात का विकास कितनी बार ही झूठ बोलेंगे, आपका झूठ सच नहीं हो सकता है। आशीष जवाब दीजिए। आप ही बोल लीजिए। नहीं, आशीष जवाब दीजिए। हाँ, हम गुजरात की तस्वीर, मैं कहना चाहूंगा आशीष जी, गुजरात की जो असली तस्वीर है वो ये है। सांप्रदायिकता अगर कोई कर रहा है, एक मिनट आशीष, तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और आज आम आदमी पार्टी सांप्रदायिकता कर रहे हैं। तौकीर रजा से मिलने के लिए अरविंद केजरीवाल जाते हैं। बाटला हाउस एनकाउंटर के ऊपर अरविंद केजरीवाल कैप्टन अभिमन्यु, कैप्टन अभिमन्यु, तौकीर रजा और बाटला हाउस पर एक अच्छी बात है कि बीजेपी का हर नेता पिछले 3 महीने से 300 बार अरविंद केजरीवाल उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आम आदमी पार्टी सांप्रदायिकता की राजनीति करती है। तो जवाब लेते हैं ना आशीष खेतान से। आशीष खेतान जवाब दीजिए। देखिए, गुजरात के दंगे, मुंबई के दंगे, 1992 के दंगे, और आडवाणी जी जहां जहां रथ लेके निकले थे राम जन्मभूमि आंदोलन, मुजफ्फरनगर के दंगे नहीं दिखाई देंगे, उनके पीछे भाजपा और उनके सहयोगियों का क्या हाथ रहा है? कश्मीर से हिंदुओं का पलायन पूरी तरह से सफाया नहीं दिखाई देगा, इनको असम के दंगे नहीं दिखाई देंगे। ये एक चश्मे से चीजों को देखना चाहते हैं, देश में सांप्रदायिकता का जहर घोलना चाहते हैं। एक मिनट, चलिए कैप्टन अभिमन्यु, मुझे लगता है कैप्टन अभिमन्यु आपको बोलने नहीं दे रहा। आशीष खेतान, मैं बात बोल लूं अपनी? जी आशीष खेतान बोलिए। नहीं, इनकी तो आदत, ये अब बोलने नहीं देते टीवी स्टूडियो में, ये गुजरात में नहीं बोलने देते हैं, पत्थर फेंकते हैं, लाठी मारते हैं, ये वाराणसी में नहीं बोलने देते हैं, स्याही फेंकते हैं। ये तो इनकी पार्टी की परंपरा है, इसमें हमें कोई डरने की बात नहीं है। गुजरात में कोई विकास नहीं हुआ है। गुजरात का विकास एक ढकोसला है जिसको आप अभिनीत करने के लिए काशी में पहुंचे। गुजरात के किसान परेशान हैं। ये हमारे लिए धर्म युद्ध है। देखिए, और फिर भी मोदी और अंबानी के पैसे पर चुनाव लड़ रहे हैं। मोदी हवाई जहाज से उड़ के चुनाव लड़ रहे हैं और हम आम जनता से चंदा लेके चुनाव लड़ रहे हैं। जनता तय कर देगी कि काले धन की बदौलत, काले धन की बुनियाद पे जो चुनाव लड़ते हैं उनको कैसे हराना है, वो जनता तय करेगी। और बनारस की जनता भी तय करेगी और वडोदरा की जनता भी तय करेगी। और देश बदल रहा है, देश बदल रहा है। सांप्रदायिकता, भ्रष्टाचार, ये धार्मिक उन्माद फैलाने वाली जो राजनीति भाजपा और कांग्रेस करते आए हैं, उनसे देश अब आगे जाएगा। ठीक है, वो तो देश आगे जाएगा, ये अच्छी बात है। जनता, ये सैद्धांतिक तौर पर सुनने में अच्छा लगता है। पूरा देश याद रखेगा। कोई 2G के ऊपर बोलेंगे, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन सवाल पर बोलेंगे, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले पर बोलेंगे, कोलगेट स्कैम के ऊपर बोलेंगे, आदर्श सोसाइटी स्कैम पर बोलेंगे, रेल गेट स्कैम पर बोलेंगे। चलिए कैप्टन अभिमन्यु इस पर तो लगातार बोल रहे हैं। बोलेंगे। मीम अफजल, आप कुछ कहना चाह रहे हैं बीच में? उनके ऊपर चुप्पी साध जाते हैं। एक प्रकार से कांग्रेस को कवर देने की कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेस के पक्ष में एक स्मोक स्क्रीन क्रिएट करने की। आशीष खेतान जवाब दीजिए, उसके बाद बाकी लोगों के पास जाऊंगा। आशीष खेतान, कैप्टन अभिमन्यु, ये कांग्रेस की ढाल, कैप्टन अभिमन्यु, देश की जनता इनकी सच्चाई को जान चुकी है। एक मिनट कैप्टन अभिमन्यु साहब, मेरी बात भी जरा सुन लें। आप लोगों को बोलने दें, आज कैप्टन साहब फॉर्म में। कैप्टन साहब मेरी बात भी जरा सुन लें। जी जी कैप्टन साहब जरा मेरी बात भी सुन लें। आपके जो नेता हैं, जो निकले थे विकास की बात करने, रोजाना गुजरात गुजरात करते रहते थे, कई दिनों से गुजरात का कोई सवाल नहीं उठा रहे।
बंद कर दिया इसलिए कि गुजरात की पोल खुल गई है। मीम अफजल जी, अभी आप हमारे शायद बारे उनका में कह रहे हैं सुने हमारा नहीं है। जहाज डूब रहा आप है। सुने नहीं है, वो सुन लीजिए, थोड़ी सी सुनने की आदत भी डालिए। चाहिए लेटेस्ट उनका कैप्टन भाषण। साहब, आप फौजी हो, कैप्टन थोड़ा साहब एक बहुत मिनट सुन सुनने की लीजिए, आदत उसके बाद विनोद अग्निहोत्री और अजय राय के पास आदत जाना। एक भी मिनट डालिए। मीम अफजल साहब 30 सेकंड है, जल्दी। जब मीम आप अफजल, बोल रहे थे और आपको दे रहा हूं। आप टिप्पणियां कर रहे थे, मैं तो नहीं बोल रहा था। एक मिनट कैप्टन अभिमन्यु, एक मिनट मीम मेरी अफजल। बात तो सुन लीजिए आप, उसके बाद जवाब दे दीजिएगा, आपका टाइम आएगा। सुन लीजिए। मेरे ख्याल में आपको थोड़ा बहुत सुनने की आदत भी डालनी चाहिए। 30 मेरा सेकंड, कहने 30 का मतलब सेकंड। ये है कि कह रहे हैं हमारा जहाज डूब रहा है। नसीहत के लिए धन्यवाद। तो इन बस एक 20 सेकंड में इनके लिए एक शेर कह देता हूं, वो आपकी सुन लीजिए नसीहत आप। के लिए धन्यवाद। जरा सी बहस भी आपकी अच्छी हो जाएगी, मजेदार। कि दरिया में तलातुम हो तो बच सकती है किश्ती, दरिया में तलातुम हो तो बच सकती है किश्ती, कश्ती में तलातुम हो तो साहिल नहीं मिलता। भारतीय जनता पार्टी की हालत जो अंदर से हो रही है, तो अपनी कश्ती की फिक्र कीजिए, हमारे जहाज की फिक्र मत करिए। चलिए मुझे मीम लग अफजल रहा है साहब, कश्ती के अंदर जो तलातुम है, उसकी मीम वजह अफजल से साहब, आपकी पार्टी डूबने का काम कर रही है। एक मिनट दोनों लोगों को, एक मिनट मीम अफजल और कैप्टन अभिमन्यु। मीम अफजल, आपने शेर सुना है बीजेपी की हालत में कि बीजेपी की हालत अंदर से क्या हो गई है, कांग्रेस की हालत बाहर से कितनी खराब हो गई है, उसका आपको शायद अंदाजा नहीं है कि कांग्रेस की हालत कितनी खराब हो गई है कि बड़े बड़े दिग्गज चुनाव मैदान में उतरने के डर से बीमार पड़ रहे हैं। किश्ती, अरे अजीत अंजुम साहब, आप तो खुद शायर हो। जी जी, मेरा पहला शेर कांग्रेस के लिए है, दूसरा जो मिसरा है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए है। चलिए किसी और दिन कांग्रेस के लिए भी 5-6 शेर मैं पढ़ूंगा, लेकिन अजय राय जी वापस हम आपके पास आ रहे हैं। विनोद, अजय राय जी जरूर पढ़िएगा, आपको जवाब दूंगा मैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अजय राय जी, चूंकि आप बनारस से हैं, फिर मैं आपसे जानना चाहता हूं, बनारस के मैदान में आखिरकार केजरीवाल जब उतरे तभी लगा कि बनारस में मोदी को कोई चुनौती दे रहा है। कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी, 128 साल पुरानी पार्टी कांग्रेस का, जिसमें यूपी में इतने सालों तक राज रहा, इतने चीफ मिनिस्टर रहे, सब कुछ रहा, और आप अब तक उम्मीदवार तो नहीं, ये लगता ही नहीं कि कांग्रेस मोदी का मुकाबला भी बनारस में कर पाएगी। अजय राय, आप जैसे दबंग विधायकों के रहते हुए। नहीं, हम लोग तो जनता के सेवक हैं और जनता की सेवा लगातार 18 वर्षों से कर रहा हूं और दिन रात कर रहा हूं। तो निश्चित तौर पे कांग्रेस यहाँ बहुत मजबूत स्थिति में है और ये दोनों लोग जो अतिथि हमारे जो उम्मीदवार होकर आए हैं बनारस में, इस बार बनारस में जो बाहर के लोग, क्योंकि बनारस के लोगों को हमेशा बाहर के लोगों ने ठगा है। इसके पहले जो भी श्री चंद्र दीक्षित जी आए, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी आए, अब लिया कि इन्होंने मोदी जी को उतार कर कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और मैं बता देना चाहता हूं कि बनारस के ही लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री रह चुके हैं, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था सर, वो हमारे बनारस के रहने वाले हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं शास्त्री जी जो प्रधानमंत्री बन चुके हैं। लेकिन अजय राय, जब आप कहते हैं कि बाहर से आए लोगों ने ठगा है, तो बनारस में 1952 से लगातार कांग्रेस के सांसद रहे, रघुनाथ सिंह रहे 3 बार, सत्यनारायण सिंह रहे, माफ करें सत्यनारायण सिंह ने 71 में, राजाराम शास्त्री रहे, उसके बाद कमलापति त्रिपाठी रहे और तमाम लोग रहे, श्यामलाल यादव रहे, इतने सांसद रहे। और बनारस के विकास का की जो हालत है उसको देखकर उस शहर का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो आप लोगों ने भी ठगाई है बनारस को, इधर कांग्रेस ने भी ठगा है बनारस को, वरना बनारस काशी विश्वनाथ की नगरी, धार्मिक नगरी का वो हाल नहीं होता। नहीं, ऐसा नहीं है। आप मेरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप जो कहिएगा मैं स्वीकार कर लूंगा। बनारस में DLW का कारखाना जी कांग्रेस की चर्चा करने की बहुत आवश्यकता नहीं है, कांग्रेस कहीं मुकाबले में नहीं है। नहीं, कांग्रेस की बनारस में कोई चर्चा ही नहीं है। बात सुन लीजिए। अरे भैया बात सुन लीजिए, उसके बाद आप 30 सेकंड आ जा रहा है, कार्यक्रम खत्म करना पड़ेगा। 30 सेकंड बनारस के अंदर 30 सेकंड आ जा रहा है। बनारस का रेलवे स्टेशन ले लीजिए, जो बनारस में जो भी यूनिवर्सिटीज कांग्रेस ने बनवाया है, और बीजेपी के पास कुछ नहीं है। बीजेपी एक मुद्दा बता दे कि बीजेपी ने 20 सालों में एक भी काम किया हो, हम जो कहेंगे उस तरीके से इनके साथ खड़े हो जाएंगे। एक भी काम इन्होंने नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ केवल जनता को ठगने का काम किया और बाहर से बड़ा नाम ले आकर लोगों को सब दिखाने का काम किया। जनता के साथ कोई काम नहीं किया। चलिए, जनता के साथ कोई काम नहीं किया। वक्त कम है, विनोद अग्निहोत्री आपकी टिप्पणी चाहते हैं। ये दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी आरोप लगा रही है कांग्रेस पर कि कांग्रेस ने ठगने का काम किया, कांग्रेस आरोप लगा रही बीजेपी ने ठगने का काम किया। और उसके बाद अगर देखें तो पिछले 60 साल में 20-25 साल, लगभग 30 साल बल्कि कांग्रेस के सांसद रहे, 20 साल बीजेपी के सांसद, बल्कि ज्यादा।
4 बार बीजेपी, 25 साल कांग्रेस के सांसद, और बनारस का विकास क्या हुआ कर ली जाए तो सबने ठगा है। नहीं, इसमें थोड़ा सा मैंने देखिए, ये बात सही है अजय राय जी की कि जब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और पंडित कमलापति त्रिपाठी जब मुख्यमंत्री थे और उसका रेल मंत्री बने, तो बनारस के विकास में काफी काम हुए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पिछले 1990 के बाद से ग्राम सभा से लेकर लोकसभा तक बीजेपी की सरकार रही, सांसद रहे, और समाजवादी पार्टी की सरकार रही, बीएसपी की सरकार रही। जिम्मेदारी इनकी ज्यादा बनती है बनारस के विकास की जो शासन में है। कांग्रेस की जिम्मेदारी ये है कि उस मुद्दे को मजबूती से उठाती और मजबूर करती इनको विकास के लिए। लेकिन चलिए, इन सब के बीच बनारस के जो मतदाता हैं उनकी नजर होगी कि बनारस में विकास क्या होता है। ठीक है, अरविंद केजरीवाल ने चुनौती दी, उस चुनौती से मोदी की मुश्किलें बढ़ सकती है। सवाल उठता है उस चुनौती से केजरीवाल को देश भर में आम आदमी पार्टी को फायदा भी हो सकता है। लेकिन इन सब के बीच बनारस के मतदाता को क्या मिलेगा, मतदाता को क्या चाहिए, इस पर भी नजर होगी।